अच्छा तो अभी जो नेक्स्ट मैं आपको बताने लगा था वो न्यूरल कंट्रोल था, ठीक है, कि जीएटी के अंदर न्यूरल कंट्रोल किस तरह होता है, ठीक है, न्यूरल कंट्रोल, ठीक है, कि जीएटी के अंदर न्यूरल कंट्रोल किस तरह होता है। ये मैं आपको, ये 3 सोर्सेज होते हैं, बल्कि आप तकरीबन 4 मेनली कह सकते हैं, ठीक है। एक मैंने आपको बताया था किसके, बल्कि इस तरह लिखे ना आप, एक इसका इंट्रिंसिक कंट्रोल होगा और दूसरा जो होगा वो उसका एक्सट्रिंसिक कंट्रोल होगा, ठीक है। अब इंट्रिंसिक कंट्रोल कैसे होगा वो मैंने आपको पहले बताया कि 2 तरह के प्लेक्सेस होते हैं, एक हमारे पास होता है इसके अंदर मायोएंटेरिक प्लेक्सिस और दूसरा हमारे पास होता है मेजेंट्रिक प्लेक्सिस, ठीक है। मायोएंटेरिक और मेजेंट्रिक प्लेक्सिस के डिफरेंस मैं आपको फिर बताता हूँ क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा आप ये याद रखिए एक्सट्रिंसिक जो होता है ये 2 तरीके से हो सकता है, ठीक है। एक तो हमारे पास होती है इट कैन बी ड्यू टू दी पैरा सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई और दूसरा ये हो सकता है ड्यू टू द सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई, ठीक हो गया। ये आपने याद रखनी है। अब ये आपने एक और बात याद रखनी है कि जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर होते हैं ना, ये मोस्टली हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक जो फाइबर होते हैं दे आर द प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, प्री गैंग्लियोनिक, जबकि जो हमारे सिंपैथेटिक होते हैं ना ये हमारे पास होती है पोस्ट गैंग्लियोनिक। अब मैं आपको दोनों की मतलब तरीका बताना, फॉर एग्जाम्पल जो सिंपैथेटिक या फिर हमारे पास पोस्ट सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर थे, ये कैसे होता है, ठीक है। अभी इनका सिग्नल ये होता है कि हमारे पास ये स्पाइनल कार्ड से मेनली जनरेट होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने ये कंसिडर किया कि सीरीज स्पाइनल कार्ड, ठीक है, तो स्पाइनल कार्ड के साथ आपको ये याद होगा कि हमारे पास एक गैंग्लियन का एक नेटवर्क आ जाता है जिसको कहते हैं सिंपैथेटिक चेन सिंपैथेटिक चेन कहते हैं, जो कि इसकी दोनों साइड पे पाई जाती थी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास सिंपैथेटिक चेन है। अब स्पाइनल कार्ड से सिग्नल किस में आता है, सिंपैथेटिक चेन में आएगा। अब सिंपैथेटिक चेन से आगे हमारे पास कुछ गैंग्लियन जो कि जीएटी के अपने गैंग्लियन होंगे, फॉर एग्जाम्पल सीलिएक गैंग्लियन, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या देंगे सीलिएक गैंग्लियन हो गया, ठीक है, उसके अंदर जाएगा, ठीक है। इस तरह कुछ और गैंग्लियन होते हैं जो कि जीएटी के अपने होते हैं, ठीक है, उन तक सिग्नल जाएगा, ठीक है। इस तरह फॉर एग्जाम्पल और उनसे आगे कहाँ पे जाएगा, उनसे आगे हमारे पास जो 2 तरीके हो सकते हैं, एक तो ये हमारे पास इसका डायरेक्ट इफेक्ट हो सकते हैं और दूसरा हमारे पास इसका इफेक्ट जो है वो हो सकता है ऑन द मायोएंटेरिक या फिर जो हमारे पास मेजेंट्रिक प्लेक्सिस है उसके ऊपर, ठीक है। और जो मेजेंट्रिक प्लेक्सिस है मायोएंटेरिक प्लेक्सिस है वो आगे फिर जो है वो ऑन द जीएटी अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का इस पर इफेक्ट होता है। पैरासिम्पैथेटिक सिंपल है कि वो तो है ही प्री गैंग्लियनिक, ठीक हो गया। उसके बाद एक और याद रखिए यहाँ पे सेंसरी फाइबर पाए जाते हैं, ठीक है। जो सेंसरी फाइबर्स होते हैं ये क्या करते हैं, आपको जैसे कि नाम से सेंसिस को लेते हैं, ठीक है। सेंसिस जो है कहाँ से, ये सेंसिस लेके क्या करते हैं, ये मायोएंटेरिक प्लेक्सिस को भी देते हैं, ठीक है। दोनों तरह के जो इंट्रिंसिक प्लेक्सिस हैं उनको भी सप्लाई करती हैं और उसके अलावा हमारे पास ये पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है उसको भी सप्लाई करती हैं और ये सिम्पैथेटिक है सबको, यानी कि हर किसी को ये सेंसिस बताते हैं कि ये मतलब जिस तरह का होता है ना फॉर एग्जाम्पल पेन या वगैरह उस तरह की चीज़ें, तो इस सबको सेंसिस देते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद ये आपने एक और याद रखनी कि सेंसिस नर्व अभी मैंने बताया प्लेक्सिस होता है पैरासिम्पैथेटिक सिम्पैथेटिक, ठीक है। प्लेक्सिस को निकाल दो बाकी दोनों ये कहाँ पे होता है, ठीक है। तो एक आपने याद रखनी कि ब्रेन तक भी जाते हैं, ठीक है, ब्रेन में थ्रू द वेगस जाएगा। उसके अलावा हमारे पास ये स्पाइनल कॉर्ड में भी जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड में भी जाएगा। उसके अलावा हमारे पास ये जो प्री वर्टिब्रल गैंग्लियन होता है, ठीक है, प्री वर्टिब्रल गैंग्लियन उसको भी सप्लाई कर रहा होता है, ठीक है। तो ये हमने सॉरी इनर्वेट कर रहा होता है, ये हमने याद रखना है, ठीक है। यह हम आपको थोड़ा सा एक डायग्राम से समझाता हूँ गाइटन की। अब इसमें अगर देखा जाए तो ये क्या हो रहा है कि हमारे पास ये मायोएंटेरिक प्लेक्सिस था, ये सब म्यूकोजल प्लेक्सिस था, ठीक है। सब म्यूकोजल प्लेक्सिस या फिर मेजेंट्रिक प्लेक्सिस एक ही चीज़ है, ये एपिथेलियम थी। अभी आपने देखा सब म्यूकोजल प्लेक्सिस भी इसको इनर्वेट कर रहा है, उसके अलावा मायोएंटेरिक प्लेक्सिस भी जो है इसको इनर्वेट नहीं कर रहा, वो बाहर के मसल्स को इनर्वेट कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा अभी मैंने बात बतानी थी कि पैरासिम्पैथेटिक मैंने कहा था प्री गैंग्लियोनिक है, मतलब क्या था कि आप देख सकते हैं पैरासिम्पैथेटिक डायरेक्टली एपिथेलियम को इनर्वेट नहीं कर रहे, पैरासिम्पैथेटिक या तो मायोएंटेरिक प्लेक्सिस को मतलब इनर्वेट कर रहे हैं या फिर सब म्यूकोजल प्लेक्सिस को कर रहे हैं और वो आगे से कर रहे हैं, तो ये हो गए प्री गैंग्लियोनिक, यानी कि डायरेक्टली नहीं कर रहे। जो पोस्ट गैंग्लियोनिक थे ये क्या है, ये उनको भी कर रहे हैं और साथ में डायरेक्टली भी सप्लाई कर रहे हैं, इस वजह से हम कहते हैं कि पोस्ट गैंग्लियोनिक हो गए। सेंसरी फाइबर के बारे में देखा जाए तो एपिथेलियम को एपिथेलियम से सेंसिस लेके आगे ये मायोएंटेरिक मेजेंट्रिक और ब्रेन वगैरह हर किसी को सप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। दैट्स अबाउट द सप्लाई ऑफ द सिम्पैथेटिक एंड द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। अभी आपने 2-3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मायोएंटेरिक और मेजेंट्रिक नर्वस सिस्टम में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। बता दो कि हमारे पास जो है वो मायोएंटेरिक एंड मेजेंट्रिक, ठीक है। मायोएंटेरिक और मेजेंट्रिक नर्वस सिस्टम के अंदर क्या फ़र्क है, ये मैं आपको सिंपल बता दूं। सबसे पहले इनकी फ़र्क आ जाता है लोकेशन के अंदर। लोकेशन के अंदर क्या फ़र्क है वो मैंने आपके पहले बताया कि हमारे जो मायोएंटेरिक होते हैं पाया जाता है बिटवीन द लॉन्गिट्यूड एंड द सर्कुलर मसल, और जो मेजेंट्रिक वो सब म्यूकोसा के अंदर होता है, ठीक है। दूसरा इनका फ़र्क आ जाता है फंक्शन का। फंक्शन का फ़र्क क्या है, जो हमारे मायोएंटेरिक मसल है ये हमारे कहाँ पे पाया जाता है बिटवीन द मसल, तो उसका रोल किसमें है, उसका रोल होता है हमारे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के अंदर। जबकि जो मेजेंट्रिक है वो अंदर पाया जाता है सब म्यूकोसा के अंदर, तो उसका रोल किसका होता है, उसका रोल होता है सिक्रीशन के अंदर, एब्जॉर्प्शन के अंदर, या फिर जो इस तरह के फैक्टर्स होते हैं उनके अंदर उसका रोल होता है। उसके अलावा एक और याद रखनी कि जो मेजेंट्रिक है ये सिर्फ और सिर्फ स्टिमुलेटरी होते हैं, स्टिमुलेटरी होते हैं। दूसरे जबकि स्टिमुलेटरी भी हो सकता है साथ में प्लस इनहिबिटरी भी हो सकता है। इनहिबिटरी कैसे हो सकता है, ठीक है, इनहिबिटरी से हो सकता है ये हमारे से वीआईपी प्रोड्यूस करता है। वीआईपी क्या होता है, वेजो एक्टिव
वैजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। वैजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टाइड ये क्या करता है, ये वैजो एक्टिव पॉलीपेप्टाइड जो होता है ना, ये एक्ट करते हैं डिफरेंट तरह के स्फिंक्टर्स के ऊपर, और उनके ऊपर जो पैरासिम्पैथेटिक आप कह सकते हैं ना सप्लाई लाइक उस तरह के इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, इनकी उनकी ओपनिंग कराता है, ठीक है। डिफरेंट तरह के स्फिंक्टर के ऊपर, फॉर एग्जांपल जो इलियोसीलिक्स वाल्व है उसके ऊपर एक्ट करेगा, इस तरह की डिफरेंट चीज़ों के ऊपर, ठीक है। जो सब मेजेंट्रिक होता है ना, या फिर मेजेंट्रिक को हम सब म्यूकोसल प्लेक्स भी कहते हैं, इसका इनहिबिटरी इफेक्ट नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ स्टिमुलेटरी इफेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद जो है ना आपको एक और चीज़ जो नेक्स्ट में बताना चाहता हूँ वो ये कि हमारे पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन और जो सिम्पैथेटिक नर्वस स्टिमुलेशन है वो कहाँ से होती है, ठीक है। तो ये आपको मैं एक मिनट बताता हूँ, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक, ठीक है। अभी पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन, ठीक है। अब इसमें आपने याद रखना जो पैरासिम्पैथेटिक होती है ना, उसके अंदर जो हमारे पास फ्रॉम द माउथ टू प्रॉक्सिमल हाफ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। माउथ से लेकर प्रॉक्सिमल हाफ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन तक जितनी भी सप्लाई होती है, ठीक है, वो सारी की सारी कहाँ से आती है, वो क्रेनियल पार्ट से आती है, और क्रेनियल में कहाँ से आती है, थ्रू द वेगस नर्व आती है, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है। और जो हमारे पास बाकी उसके बाद जो डिस्टल पार्ट होता है, ठीक है, जो हमारे पास डिस्टल इंटेस्टाइन आ जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन का जो डिस्टल हाफ है उसको कौन सप्लाई करते हैं, उसको सैक्रल सेगमेंट सप्लाई करती है, यानी कि जो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है ना वो सप्लाई कर रहा होता है, ठीक है, उसको सैक्रल सेगमेंट सप्लाई कर रहे होते हैं। मेनली कौन से होते हैं, S2 होता है, S3 होता है और S4 होता है, ठीक है, ये उसको सप्लाई कर देते हैं। ये सिग्माइडल उसका पार्ट होता है, उसके अलावा रेक्टल और जितना भी मतलब पार्ट सप्लाई कर देता है, ठीक है। और ये बहुत सिग्नल, और जो हमारे सिंपैथेटिक है उस बारे में याद रखने की, हमारे T5 से L2 तक जो सिंपैथेटिक फाइबर जो स्पाइनल कॉर्ड के फाइबर है वही होती हैं, ब्रेन इसको सप्लाई मेनली नहीं कर रहा होता, ठीक है। बाकी भी पैटर्न जिससे मैंने आपको पहले बताया कि सिंपैथेटिक चेन में जाएगा, फिर वहाँ से आगे जो है वो डिफरेंट तरह के गैंग्लियन में जाता है और पोस्ट सिंपैथेटिक फाइबर वगैरह प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अभी दो चीज़ें आपने यहाँ पर याद रखनी है कि मैंने कहा था कि इनहिबिट भी करता है और एक्टिवेट भी करता है, ठीक है। अभी आपने याद रखने की जो है वो आमतौर पर दो तरीके से अपने इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। दो तरीके से कैसे प्रोड्यूस करते हैं, सबसे पहले ये हमारे पास डायरेक्ट इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। डायरेक्ट इफेक्ट क्या है कि हमारे पास जो है ये आमतौर पर नॉर एपिनेफ्रीन प्रोड्यूस करेगा, नॉर एपिनेफ्रीन प्रोड्यूस करेगा, और ये जो नॉर एपिनेफ्रीन होगा इट विल डायरेक्टली ऑन द एक्ट ऑन द जो हमारे पास टिश्यू है, या फिर हम कह सकते हैं स्मूथ मसल है, उनके ऊपर डायरेक्टली एक्ट करेगा, ठीक है। दूसरा क्या करेगा, ये हमारे पास जो दोनों प्लेक्सिस थे ना, नर्वस प्लेक्सिस, उनके ऊपर एक्ट करेगा, और इस तरीके से हमारे पास ये इनडायरेक्ट उनको मतलब स्टिमुलेट करेगा और ये इनडायरेक्ट इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अभी अच्छा एक बात इंपॉर्टेंट याद रखिए कि जो सिंपैथेटिक होते हैं प्लेक्सिस के ऊपर एक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये मतलब GAT के फंक्शन को इंक्रीज करा देगा। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्ट करता है तो GAT का फंक्शन डिक्रीज होता है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्ट करता है GAT का फंक्शन इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली देखा जाए सिंपैथेटिक क्या है, फाइट और फ्लाइट, ठीक है। GAT जो फाइट और फ्लाइट कंडीशन में इनएक्टिव हो जाता है, यानी कि सिंपैथेटिक एक्ट करेगा तो इनएक्टिव और पैरासिम्पैथेटिक एक्ट करेगा तो एक्टिव, ठीक है। ये उसके बाद हमारे याद रखने के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लेक्सेस, ठीक है, कि हमारे पास जो GAT के रिफ्लेक्सेस, ठीक है, ये आपने याद रखने के रिफ्लेक्सेस तीन तरह के होते हैं, ठीक है। जो GAT के रिफ्लेक्सेस तीन तरह के होंगे। एक वो रिफ्लेक्सेस जो कि इसके अपने इंटेरिक नर्वस सिस्टम, इंटेरिक नर्वस सिस्टम के होते हैं मेजेंट्रिक और सबम्यूकोसल, ठीक है, जो इंटेरिक नर्वस सिस्टम के अंदर ही डील हो जाएंगे, ठीक है। दूसरे वो होंगे जो कि हमारे पास जो GAT से जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है, GAT से जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड, या फिर हमारे पास जो गैंग्लियन वगैरह हैं उनके अंदर जाएंगे। मेनली हमारे पास हम कहते हैं कि जो हमारे पास गैंग्लियन होते हैं, ठीक है, और गैंग्लियन से आगे क्या होंगे, दोबारा पे GAT पे एक्ट करेंगे, लेकिन एट अ डिफरेंट पॉइंट, जहाँ से गए थे वहाँ पे एक्ट नहीं करेंगे, डिफरेंट पॉइंट पे एक्ट करेंगे। और तीसरा होता है कि GAT से जाएंगे हमारे पास ब्रेन के ऊपर, ठीक है, या फिर स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, और दोबारा से GAT के सेम जिस पार्ट से गए थे उसी के ऊपर आके एक्ट कर देंगे। इसकी एक एग्जाम्पल होती है डेफिकेशन रिफ्लेक्स, ठीक है, जो मतलब डेफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको दो चीज़ें मतलब तीन बतानी रहती हैं इंपॉर्टेंट। एक तो याद रखने आपने कि च्यूइंग जो मेस्टिकेशन होती है, सॉरी अभी मेस्टिकेशन या फिर च्यूइंग होती है, ठीक है। इसके अंदर ये बड़ी इजी है, सिंपल याद रखने आपने। जैसे ही हमारे पास जो हम फूड का बोलस होता है, फूड का बोलस टच करते हैं माउथ को, फूड का बोलस क्या करते हैं, टच करते हैं माउथ को। जब माउथ को टच करेगा तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि हमारे पास जो मतलब जो सिग्नल्स होते हैं ना वो मतलब आफ्रन के थ्रू हमारे पास सिग्नल जाते हैं, आफ्रन नर्व के थ्रू सिग्नल जाते हैं टू द स्वालविंग सेंटर या फिर च्यूइंग सेंटर, स्वालिंग या फिर च्यूइंग सेंटर को सिग्नल जाएंगे, ठीक है। और ये आफ्रंट इस केस में क्या होगी, आफ्रंट अपने याद रखने के जो हमारे पास 7th नर्व होगी, उसके अलावा हमारे पास 9th नर्व होगी, ठीक है, मेनली होगी, और इसके अलावा एक और भी नर्व होती है CNV3, ये इस केस में आफ्रंट होगी। सिग्नल क्या आएगा, सिग्नल जो है दोबारा वापस लेके आएगा, और क्या होगा कि हमारे पास जॉ ड्रॉप होगा, जॉ ड्रॉप होगा,
ठीक है, इसको कहते हैं च्यूइंग रिफ्लेक्स। ठीक है, जा ड्रॉप हो जाएगा, इनकी जबड़ा नीचे हो जाएगा। अब देखिए मुंह में फूड लेके जाएं तो पहले जो जाए नीचे जाता है, फिर दोबारा से रीबाउंड करता है। ठीक है, दूसरा जो है उसको हम कहते हैं रीबाउंड, जा नीचे गया और जा नीचे जाके दोबारा से रीबाउंड करेगा। ठीक है, रीबाउंड करने का हम कहते हैं स्ट्रेच रिफ्लेक्स। ठीक है, इसने जाने रीबाउंड किया, इसको हम कहते हैं स्ट्रेच रिफ्लेक्स। अब जब रीबाउंड होगा तो इस रीबाउंड होने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीबाउंड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, क्या हुआ, फूड का बॉलस माउथ में गया। ठीक है, माउथ में गया तो हमारे पास माउथ की जो मतलब डिफरेंट नर्व्स थी उन्होंने सेंस किया, लाइक हमारे पास फेशियल नर्व होगी, ग्लॉसोफेरेंजियल होगी, उसके अलावा ट्राइजेमिनल जो नर्व की मैंडिबुलर डिवीजन होगी, उन्होंने मतलब जज किया। उन्होंने क्या किया, ब्रेन के सेंटर को भेजा जो हमारे पास उसने आगे सेंटर ने जो एक्शन क्या किया, मसला इन्वेस्टिगेशन के ऊपर एक्शन था, और मसला इन्वेस्टिगेशन का जा ड्रॉप हुआ। अब जा ड्रॉप हो गया, अब दोबारा से वो अब क्या करेगा, वो अब ऊपर जाएगा, रीबाउंड करेगा। तो रीबाउंड होने को रीबाउंड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो अब इस तरह से बार बार एक्शन होता रहेगा और इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। ठीक है, दैट्स आर अबाउट द इन्वेस्टिगेशन या फिर च्यूइंग। ठीक है, जो दूसरी चीज़ थी स्वालिंग होती है या फिर डिग्लूटेशन होती है। यहाँ पर नेक्स्ट बताऊँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्वालविंग। स्वालविंग की आपने याद रखा है 3 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, सबसे पहले होती है वॉलंटरी स्टेज जो कि माउथ के अंदर होती है। ठीक है, दूसरी हमारे पास इसकी होती है फ्रेंजियल स्टेट। ठीक है, दूसरी होती है फ्रेंजियल स्टेट, और तीसरी होती है हमारे पास इसोफेगल स्टेज। ठीक है, अब फ्रेंजियल के अंदर भी 2 स्टेजेस आ जाती हैं, एक वॉलंटरी आ जाती है और इनवॉलंटरी आ जाती है। ठीक है, अगर हम सबसे पहले बात करें वॉलंटरी जो है वो तो सिंपल आपको पता है कि मतलब अपने एक्शन से बंदा कर सकते हैं, और जो इनवॉलंटरी है वो हमारे पास थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती है कि इनवॉलंटरी में क्या होता है। ठीक है, इनवॉलंटरी के अंदर एक्शन क्या होंगे, सबसे पहले हमारे पास जो सॉफ्ट पैलेट होगा उसकी मूवमेंट होगी अपवर्ड। ठीक है, सॉफ्ट पैलेट अपवर्ड, मैं बल्कि आपको लिखने की वजह सिंपल बता दूँ, सॉफ्ट पैलेट अपवर्ड मूव करता है। उसके अलावा क्या होगा, एपिग्लॉटिस लैरिंक्स की कवर कर देगा। अब एक प्रॉपर चैनल बन जाता है फूड के लिए। उसके अलावा जो फ्रेंजियल मसल्स होते हैं ना, जो कंस्ट्रिक्टर वगैरह, वो कंस्ट्रिक्ट करते हैं और आपकी फेरेंस की लेंथ को डिक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, फेरेंस की लेंथ डिक्रीज़ होती है तो इसोफेगस और मुंह के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो थोड़ा रहता है। अब और उसके अलावा जब ऑफकोर्स ये देखें, अब फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ थी इस तरह थी, अब उसने कंस्ट्रक्ट करके उसका साइज़ छोटा हो रहा है तो वो चौड़ी भी तो होगी ना, तो एक उसका डायमीटर इंक्रीज कर देगा, फूड इजीली मूव कर सकती है। ठीक है, सॉफ्ट पैलेट भी आप मूव कर गया, एपिग्लॉटिस भी कर गया, तो इस तरह एक तो प्रॉपर हो गया। अभी जो देखने वाली बातें ये है कि इसके अंदर आफ्रेंट और एफरेंट्स वगैरह क्या होती हैं, जो सारी चीज़ें। ठीक है, अब सबसे पहले होगा क्या कि हमारे पास जो इसमें जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो अपने याद रखने के रिसेप्टर्स होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर। ठीक है, स्ट्रेच रिसेप्टर क्यों, क्योंकि जब ये पीछे जाएंगे तो ओरोफेरेंस को स्ट्रेच करेंगे। ठीक है, स्ट्रेच रिसेप्टर जो होते हैं साथ में हमारे पास मैकेनो रिसेप्टर्स भी होते हैं। ठीक है, कि वो उसके साथ जब टच करते हैं। ठीक है, मैकेनो रिसेप्टर। इसकी जो आफ्रंट होती है ना, इसकी आफ्रंट नर्व्स जो होती हैं वो मेनली हमारे पास 9th नर्व होती है, CN9 होती है, और साथ में हमारे पास CN10 वेगस और ग्लॉसोफ्रेंजियल होती है। ठीक है, अब ये सिग्नल किसको सेंड करते हैं, सिग्नल सेंड करते हैं टू द स्वालविंग सेंटर को। स्वालविंग सेंटर को सिग्नल सेंड हुआ, अब स्वालविंग सेंटर क्या करते हैं आगे, मतलब दोबारा से इन्हीं नर्व के थ्रू ये सेम होती हैं एफरेंट्स। ठीक है, करेगा, और ये सारे जो एक्शन मैंने आपको यहाँ पे बता दिए वो सारे के सारे एक्शन हो जाएंगे और फूड जो है वो चली जाएगी इनटू द इसोफेगस। ठीक है, ये सारे मैंने आपको बता दिया। अब इसोफेगस के अंदर क्या कहते हैं कि क्या होगा, इसोफेगस के अंदर मैं आपको बताता हूँ इसोफेगस। ठीक है, इसोफेगस के अंदर जो है ना 2-3 मतलब स्टेजेस होती हैं, 2-3 तरीके से फूड नीचे जाती है। सबसे पहली चीज़ प्राइमरी पेरिस्टाल्सिस। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि प्राइमरी पेरिस्टाल्सिस होती है। अब प्राइमरी पेरिस्टाल्सिस क्या होती है कि जो फ्रेंजियल पेरिस्टाल्सिस चल रही होती है वही फूड को नीचे लेकर आ जाती है, यानी कि इसोफेगस का अपना कोई रोल नहीं हो रहा। जो फेरेंस से कंट्रैक्शन आ रही थी वही कंट्रैक्शन नीचे आ रही है और फूड को नीचे लेके जा रही है, और प्राइमरी पेरिस्टाल्सिस होती है। और नॉर्मली क्या होता है कि अच्छा वो मैं आपको एक और बात बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। अभी प्राइमरी पेरिस्टाल्सिस हो गया, दूसरे में कहते हैं कि सेकेंडरी पेरिस्टाल्सिस। ठीक है, सेकेंडरी पेरिस्टाल्सिस। अब नॉर्मली इसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस नहीं हो रही, प्राइमरी पेरिस्टाल्सिस हो रही है, लेकिन अब ऐसे होता है कि साथ ही मतलब कुछ फूड के पार्टिकल रह जाते हैं इसोफेगस में। जब वो रह जाते हैं तो वो क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे इसोफेगस को, और पूरा का पूरा हमारे इसोफेगस से रिफ्लेक्स जाएगा और सेकेंडरी पेरिस्टाल्सिस हो गई, यानी कि इसोफेगस के अपने अंदर पेरिस्टाल्सिस जनरेट होने शुरू हो जाएंगी जो कि फूड को स्टमक के अंदर नीचे पुश कर दी जाएगी। और तीसरा फैक्टर जो कि इसोफेगस के अंदर होता है जो कि फूड को नीचे लेके जाते हैं वो ग्रेविटी होता है। ग्रेविटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसकी मैं आपको इंपॉर्टेंस बताने लगा था पहले भी, वो ये है कि ग्रेविटी प्राइमरी पेरिस्टाल्सिस नॉर्मली जो रेट होते हैं प्राइमरी पेरिस्टाल्सिस का फूड को नीचे लेके जाने से उससे ज़्यादा रेट पे ग्रेविटी नीचे ले जाती है। ठीक है, कि नॉर्मली फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये क्या कहते हैं 8 से 10 सेकंड हमारे पास लगते हैं फॉर एग्जांपल प्राइमरी पेरिस्टाल्सिस को, तो जो ग्रेविटी होगी ना ये 5 से 6 सेकंड्स के अंदर ही फूड को पहले नीचे ले जाएगी, यानी कि प्राइमरी पेरिस्टाल्सिस से भी जल्दी ले जाएगी। ग्रेविटी का इतना इंपॉर्टेंट रोल होता है इन द मूविंग द फूड फ्रॉम द फेरेंस टू द फ्रॉम द इसोफेगस टू डाउन द स्टमक।